हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल पर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम लोग हिमरेखा एवं हिमनद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिमरेखा एवं हिमनद। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो लिखा हुआ है, हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। फिर लिखा हुआ है, अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है। तो कह रहा है कि अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा हो गई, ढाल हो गई एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण जो है हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है। फिर लिखा हुआ है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर हैं। उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर हैं। महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती हैं। तो लिखा हुआ है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 मीटर से 6000 मीटर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है। लिखा हुआ है, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है फिर लिखा हुआ है, काराकोरम। ये काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो लिखा हुआ है, काराकोरम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। काराकोरम जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका हुआ है। जो काराकोरम श्रेणी है, तो कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों, बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लिखा हुआ है, हिमालय के प्रमुख हिमनद देखिए कौन से हैं? महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। हिमालय के प्रमुख जो हिमनद हैं वो महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका लिखा हुआ है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लिखा हुआ है, काराकोरम लद्दाख, जो काराकोरम है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं। जो लघु हिमालय है उसके हिमानी जो है छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। तो लिखा हुआ है, लघु हिमालय के जो हिमानी होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। फिर लिखा हुआ है, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पारा हो गया, बियाको हो गया, बाल्टोरा हो गया, ससायनी हो गया, प्रमुख हैं। फिर से एक बार देखेंगे। लिखा हुआ है, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? सियाचिन हो गया, आपका हिस्पारा हो गया, बिहाफो हो गया, बाल्टोरा हो गया, ससानी प्रमुख हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। फिर लिखा हुआ है, चौराबाड़ी। फिर लिखा हुआ है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में।
जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। कह रहा है इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। कह रहा है ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे हम लोग गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा हुआ है मिलाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद है। तो मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद है। ठीक है, चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद। भारत के प्रमुख हिमनद में नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सियाचिन। जो हिमानी का नाम एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ स्थित, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, लंबाई। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सियाचिन, सियाचिन जो हिमानी है वो कहाँ स्थित है, काराकोरम में स्थित है और कितना मीटर है, 76.64 मीटर है। तो सियाचिन आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये 76.64 मीटर 64 किलोमीटर लंबा है। बियाफो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये भी कितना है, 60 किलोमीटर लंबा है। ऐसे ही हिस्पारा कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये कितना है, 61 किलोमीटर लंबा है। ऐसे बाल्टोरो, बाल्टोरो देखेंगे तो ये कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये कितना है, 58 मीटर लंबा है। ऐसे चोमुलुंगमा देखेंगे तो ये कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये 50 मीटर लंबा है। ऐसे खोर्दोजीन देखेंगे तो ये कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, 41 किलोमीटर है। तो सियाचिन कहाँ है, काराकोरम में स्थित है और इसकी लंबाई ये 76.64 मीटर है। बियाफो कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। हिस्पारा भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई है 61 किलोमीटर। बाल्टोरो कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। तो ऐसे ही चोमुलुंगमा देखेंगे, चोमुलुंगमा कितना है, 50 किलोमीटर लंबा है और खोर्दोजीन काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये 41 किलोमीटर लंबा है। तो ज़्यादा काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर लिखा हुआ है रीमो ग्लेशियर। तो रीमो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। रीमो कहाँ पे है, कश्मीर में है और इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। रीमो कहाँ है, कश्मीर में है और इसकी लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर है। फिर लिखा हुआ है पुनमाह, पुनमाह कहाँ पे है, कश्मीर में है और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, सिक्किम और नेपाल सीमा के बीच में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। फिर लिखा हुआ है ससाइनी, ससाइनी ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई है 17.85 किलोमीटर। रूपल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर है। ऐसे दियामीर कहाँ पे है, कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका सियाचिन कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में है, इसकी लंबाई कितनी है, 76.64। बियाफो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिस्पारा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बाल्टोरो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चोमुलुंगमा काराकोरम श्रेणी में स्थित है और खोर्दोजीन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। फिर लिखा हुआ है आपका रीमो ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। पुनमा कश्मीर में स्थित है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। जेमू आपका सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है।
ससाइनी आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है, रोपल आपका कश्मीर में स्थित है और दियामीर भी आपका कश्मीर में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे पठार। तो देखिए पठार क्या होता है। पठार देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति। जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। फिर लिखा हुआ है कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक क्या था, ये भाग था। फिर लिखा हुआ है कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो लिखा हुआ है कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोयले का निर्माण किस युग में हुआ है, तो कार्बोनीफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ है, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे। लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। फिर लिखा हुआ है कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक क्या था, भाग था। तो कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं वो, दामोदर है, सोन है, महानदी और गोदावरी। दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो क्रिटेशियस युग में किसका निर्माण हुआ है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। और कार्बोनीफेरस युग के दौरान हमारा कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। इसी काल में कह रहा है दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। फिर लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। तो लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में तो चौड़ी है परंतु पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। फिर लिखा हुआ है मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम लोग बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। फिर लिखा हुआ है दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। तो जो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है वो मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ठीक है, तो लिखा हुआ है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों को,
ठीक है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है परंतु पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। फिर लिखा हुआ है मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा हुआ है दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो छोटा नागपुर का पठार है वो मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों और पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में, पश्चिमी बंगाल का एक पुरुलिया जिला है के 87,239 वर्ग क्षेत्र में है। जो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है वो झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में है। तो पश्चिमी बंगाल का एक पुरुलिया जिला पाया जाता है और ये झारखंड के रांची से होकर हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद और सिंहभूम जिलों में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर लिखा हुआ है इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। लिखा हुआ है इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। इस पठार के प्रत्येक दिशा में क्या मिलते हैं, हमें सोपान मिलते हैं। तो लिखा हुआ था छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और लिखा हुआ है इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार में जो ढाल है वो तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। अतः एक अग्रगंभीर है। अतः यह एक क्या है, अग्रगंभीर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक अग्रगंभीर पठार है। तो अग्रगंभीर पठार का यह भाग कौन सा है, छोटा नागपुर के पठार को अग्रगंभीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखा हुआ है मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ। जो मध्य उच्च भूमि है उसमें बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा और केन। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से कहाँ बहती हैं, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। इस प्रकार ये जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। तो लिखा हुआ था छोटा नागपुर के पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह एक अग्रगंभीर है। तो अग्रगंभीर छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जो चंबल, सिंधु है, आपकी बेतवा है और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई। जो मालवा का पठार है उसकी लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग ठीक है, प्रायद्वीप के लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है।
मालवा के पठार की लंबाई लगभग कितनी है, 530 किलोमीटर है और चौड़ाई 390 किलोमीटर है। और कह रहा है प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कह रहा है इसकी उत्तरी सीमा अरावली पहाड़ी और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से लगती है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि मालवा का पठार है, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो अरावली पहाड़ी से लगती है, अरावली, ठीक है। दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्याचल पर्वत से लगती है, विंध्याचल पर्वत से लगती है। और जो पूर्वी सीमा है वो बुंदेलखंड पठार से लगती है। तो पूर्वी सीमा क्या लगती है, बुंदेलखंड के पठार से लगती है। उत्तरी सीमा अरावली की पहाड़ी से लगती है और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से लगती है। फिर लिखा हुआ है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्कन का पठार है एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को दर्शाती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबा है और 390 किलोमीटर चौड़ा है और के साथ प्रायद्वीप के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली से और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार से लगती है। लिखा हुआ है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्कन का पठार है एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्कन के पठार में हमें काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अवक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। तो दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। फिर लिखा हुआ है अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित और अपरदित पहाड़ियाँ हैं। तो दक्कन ट्रैप में हमें कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, और इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित और अपरदित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी, ये तीनों का एक ही नाम है। या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। लिखा हुआ या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। फिर लिखा हुआ है मालदा गैप मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से अलग करता है। जो मालदा गैप है वो मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। तो जो मालदा गैप है वो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। जो मेघालय के पठार पाया जाता है उसमें 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी तथा जयंतिया। गारो, खासी तथा जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय के पठार में स्थित हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से हम लोग क्या कहते हैं, मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है।
लिखा हुआ है मालदा गैप मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा है भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। जो भुवन पहाड़ियां हैं वो मिजो हिल्स का भाग है। लिखा हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है उड़ीसा है आपका, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है और ये 89,078 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो भुवन पहाड़ियाँ कहाँ है? मिजो हिल्स में का भाग है और दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जिलों में फैला हुआ है और 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लिखा हुआ है इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लगभग 480 किलोमीटर है। अगर इस क्षेत्र का हम लोग पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो 480 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे तो 320 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है आपकी, 480 किलोमीटर पाई जाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि दंडकारण्य का क्षेत्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर कैसा है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बड़ा है और उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा क्या है? छोटा है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखेंगे तो 320 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे तटीय भाग। तटीय भाग की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा है भारत की तटरेखा। तो भारत की तटरेखा देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तटरेखा की अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा भारत है। तो देखिए पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। और पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है हमारा। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और ये छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि भारत की तट रेखा जो है, भारत भारत 3 ओर से समुद्र से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य हैं। भारत की तट रेखा टोटल 9 राज्य हैं और 4 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो भारत की तट रेखा पर 9 राज्य हैं। पूछा जाएगा कि भारत की तट रेखा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से, और 4 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो नंबर फर्स्ट में कौन सा है? गुजरात है। गुजरात की सीमा कितनी है? 1214 किलोमीटर लगती है, 1214.7 किलोमीटर लगती है। और आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा कितनी लगती है? 652 किलोमीटर लगती है। गोवा की 118 किलोमीटर लगती है। कर्नाटक की 280 किलोमीटर लगती है। केरल की आपकी 569 लगती है। तमिलनाडु की 906 लगती है और आंध्र प्रदेश की 973 लगती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? गुजरात की सीमा लगती है। गुजरात के बाद में किसकी? आंध्र प्रदेश की लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। फिर आ जाएगा आपका उड़ीसा आ जाएगा। कौन आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। फिर आपका दादर नागर हवेली दमन एवं दीव हो जाएगा। फिर लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर पांडिचेरी हो जाएगा। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो पहले आएगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कौन कौन से राज्य हैं?
गुजरात आपका हो जाएगा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आ जाएगा आपका उड़ीसा आ जाएगा, तमिलनाडु के बाद में आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य हो गए और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 क्या है हमारे? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये दादर नागर हवेली दमन एवं दीव हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, पांडिचेरी हो जाएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, 26 जनवरी 2020 से दमन एवं दीव दादर और नागर हवेली का विलय कर दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दमन और दीव दादर नागर हवेली का विलय कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 में किया गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसका पूरा नाम रखा गया है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया है। फिर लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटरेखा, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटरेखा की लंबाई 5422 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटरेखा की लंबाई 5422 किलोमीटर है। कह रहा भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत में हम लोग देखेंगे गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और सर्वाधिक तटरेखा किसकी है? गोवा राज्य की है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।